हिस्ट्री कॉन्ट्रोडिक्टरी हो जाती है क्योंकि हिस्ट्री में हम आगे पढ़ते हैं कि 1206 में मोहम्मद गौरी ने भारत पर दोबारा आक्रमण किया था और जब उसने दोबारा आक्रमण किया तो हरियाणा साइड में कोई खोकर सैनिक था। उस खोकर सैनिक ने गौरी को छुरा मारा और गौरी को मार गिराया। तो भारत का इतिहास वीरता और पराक्रम की अनगिनत कहानियों से भरा पड़ा है, लेकिन इन कहानियों में कुछ नाम ऐसे हैं जो समय की धूल में दबे नहीं बल्कि आज भी गूंजते हैं। इन्हीं में से एक नाम सम्राट पृथ्वीराज चौहान का है। लेकिन इस कहानी को शुरू करने से पहले आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आदित्य राज जी, बिना किसी देर के शुरू कीजिए हमारे इस वीडियो को। गौरी बढ़ता है गजनी से और अपने पंजाब में एक जगह पड़ती है भटिंडा। उस टाइम भटिंडा को बोला करते थे तबर हिंद और गौरी ने तब तबर हिंद पे कब्जा कर लिया था। पृथ्वीराज चौहान बैठे हैं दिल्ली। अब जब उन्होंने देखा कि यार पंजाब के अंदर आके गौरी बैठ गया है आजकल, तो उन्होंने पूछा, भाई साहब किधर मुंह उठा के चले आए हो, ऐसे कैसे घुस सकते हो तुम? और गौरी ने कहा, तो लड़ाई कर लो जनाब। गौरी ने कहा, तुम तो बात कर रहे हो तबर हिंद की, मैं तो दिल्ली की तरफ आ रहा हूँ। अब गौरी पंजाब से आगे बढ़ता है, पृथ्वीराज चौहान दिल्ली से इधर आगे बढ़ते हैं। हरियाणा में एक जगह पड़ती है तराइन के अंदर दोनों आमने सामने चौहानों तथा गजनी के राजाओं के बीच लंबे समय से दुश्मनी चली आ रही थी। इधर पृथ्वीराज तो अपने साम्राज्य का विस्तार नहीं करना चाहते थे, लेकिन गौरी तो करना चाहता था। युद्ध होता है तराइन के अंदर और युद्ध में पृथ्वीराज गौरी को हरा देते हैं। ढंग से पिट दिया जाता है इस युद्ध के अंदर। ऐसा कहा जाता है कि इस युद्ध में गौरी को गिरफ्तार कर लिया जाता और गौरी को गिरफ्तार करके ले आए। पृथ्वीराज चौहान अपने दरबार के अंदर बैठे हुए थे। कौन है रे, किसको लेके आए हैं? साहब ये गौरी है, भाग रहा था, हम पकड़ लाए इसको, आगे लाओ इसको, आगे लाओ थोड़ा। और गौरी जी क्या हालचाल है आपके? और गौरी रोने लग गया जोर जोर से। गांव में जैसे लड़कियां विदा होती और रोती हैं वैसे रोया गौरी। मैं आज के बाद में तुम्हारी तरफ आंख उठा के नहीं देखूंगा, एक बार जाने दो, सिर्फ एक बार जाने दो। और जैसे उसने माफी मांगने के बाद पृथ्वीराज चौहान ने कहा कि छोड़ दिया जाए। मंत्री बैठे थे, उन्होंने कहा, अरे क्या कह रहे हो, क्यों छोड़ दिया जाए? जेल में डालो, पहली बात तो मार ही डालो, आज ही मारो इसको, साइड में लेके जाओ और खट से मार दो, या तो कम से कम इसको जेल में तो डालो, इसको छोड़ना नहीं है। तब पृथ्वीराज चौहान ने कहा, क्यों? तो मंत्रियों ने कहा, ये वापस आएगा और वापस आकर लड़ाई करेगा। पृथ्वीराज चौहान मुस्कुराए, उनकी तरफ देखा और कहा, मतलब मेरे मंत्री अब डरने लग गए हैं, उनकी तलवारों में जंग लग गया है, जो दोबारा युद्ध का सामना नहीं कर पाएंगे। मंत्रियों ने कहा, साहब ये तो कोई बात नहीं है, तो क्यों छोड़ रहे हो? पृथ्वीराज ने कहा, इसका मतलब मेरे मंत्री इस बात को भूल गए कि भारत की हिंदू संस्कृति यह कहती है कि दुश्मन माफी मांग ले तो उस पर आक्रमण नहीं किया जाना चाहिए। भागते हुए दुश्मन की सेना पर किसी भी प्रकार का आक्रमण नहीं किया जाना चाहिए। जब हमारे पूर्वजों ने इन बातों का ध्यान रखा तो मैं अपने पूर्वजों पर लांछन कैसे लगने दूं? ना गड़ रहा है, मुंह में तिनका लेके माफी मांगने के लिए तैयार है। अपने यहाँ सबसे बड़ी माफी होती है मुंह में तिनका लेकर माफी मांगना। अगर इस तरह आप माफी मांग लेंगे तो आपको छोड़ दिया जाएगा। उसने कहा, तुम बोलो तो सही, मैं तो चप्पल मुंह में लेके माफी मांगने को तैयार हूं। तुम कहोगे वैसे ही करूंगा, तुम छोड़ो तो सही, मुझे एक बार छोड़ दो। देखो यार, ये गिड़गिड़ा रहा है अपने सामने, और ऐसे आदमी को कैसे मारा जा सकता है? छोड़ दिया जाए, और दोबारा आएगा तो दोबारा लड़ेंगे, ज्यादा हथियार लाएंगे, इस बार नए हथियारों से लड़ेंगे, नए तरीके से लड़ेंगे। तो मंत्रियों ने कहा, नहीं साहब, डर वाली तो कोई बात ही नहीं है, तो ठीक है, छोड़ दो इसको। राजा कह रहा है तो छोड़ दिया जाता है। अब गौरी को छोड़ दिया गया। गौरी यहां से भागा तराइन, थोड़ा सा उधर जाकर बैठ गया अपनी सेना लेके। मंत्रियों ने कहा कि हमने कहा था आपको, देखो साहब ये नहीं जाएगा। भारतीय संस्कृति उन पे लागू होती है जो भारतीय संस्कृति को मानते हैं। भारत में किसी आदमी को छोड़ देते तो पूरी जिंदगी एहसान मंद रहता कि साहब राजा जी ने हमारी जान बख्शी थी। ये तो मानता नहीं है, ये देख लो, वापस बैठ गया है। पृथ्वीराज ने कहा, कोई नहीं, तो लड़ लेंगे, वापस लड़ लेंगे। पृथ्वीराज ने समाचार भिजवाया कि यार तूने कहा था वापस जाऊंगा। पृथ्वीराज ने समाचार भिजवाया कि यार तूने कहा था वापस जाऊंगा, मैं मेरे गजनी, तू यहीं बैठा हुआ है। तो उसने वापस पृथ्वीराज के पास समाचार भेजा।
सर प्लीज एक बात मैं बतानी आपको भूल गया था, उस दिन मुझसे बोला ही नहीं जा रहा था आपके सामने। गजनी का राजा मैं नहीं हूँ, मेरे बड़े भैया हैं। और मेरे बड़े भैया को पता चल गया कि मैं आपसे तराइन के युद्ध में हार गया हूँ। जिस दिन से भैया को पता चला उस दिन से भैया अपनी छुरी तेज कर रहे हैं, जाते ही मेरे को हलाल कर देंगे। इसलिए मैं चाहता हूँ कि थोड़ी दिन तक यहाँ पंजाब में बैठा रहो। इतने में भैया का गुस्सा भी थोड़ा ठंडा पड़ जाएगा और फिर मैं चला जाऊँगा। थोड़ी दिन बैठने के लिए परमिशन दे दीजिए। पृथ्वीराज चौहान ने कहा ठीक है बैठा रहे, बाद में चला तो जाएगा ना, तू तंग तो नहीं करेगा। उसने कहा हाँ पक्का, कोई तंग नहीं करूंगा मैं अब। फिर भी पृथ्वीराज इनको लगा क्या पता यह तंग करे, आगे बढ़ने का प्रयास करे, तो यह भी तराइन में जाके बैठ गए। वहां पे तराइन के थोड़ा सा उधर वो बैठा हुआ था और तराइन के थोड़ा सा इधर यह बैठे हैं। वहां पर जाके आमने सामने बैठे हुए हैं और गौरी ने वाकई में कोई तंग नहीं किया साल भर इनको। गौरी चुपचाप उधर सामने बैठा रहा। उल्टा सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक पे मिलता रहता था। मेरे लायक कोई सेवा हो तो बता दीजिए महाराज। पृथ्वीराज चौहान को लगा ये ठीक आदमी है, ज्यादा परेशान करने वाला आदमी तो नहीं है। अब पृथ्वीराज चौहान ने अपनी सेना कम करनी शुरू की। वहां से पृथ्वीराज की गुजरात वालों से नहीं बनती थी, एमपी वालों से भी नहीं बनती थी, यूपी वालों से भी नहीं बनती थी। डर था कि यदि यही हम पंजाब में बैठेंगे तो उधर वाले अंदर घुस जाएंगे और हम उधर के राज्य गंवा बैठेंगे। तो अपनी सेनाओं को इन्होंने उधर भेजना शुरू किया। एक सेनापति को कहा तू गुजरात संभाल, तू यूपी संभाल, तू एमपी संभाल। लेकिन महाराज यहाँ अटैक हुआ तो फिर क्या करेंगे? तो उन्होंने कहा यहाँ अटैक तो हो ही नहीं रहा है, बैठे ही तो रहना है, मैं बैठा हूँ। गौरी इस दिन की ताक के अंदर था। मलेच्चों की एक बहुत अच्छी खासियत थी, वो किसी भी युद्ध से पहले दुश्मन की पूरी जासूसी करवा लिया करते थे। अब गौरी को एक एक बात का पता था कि उसके कौन से सेनापति पृथ्वीराज के साथ हैं और कौन से सेनापति यहाँ से वापस चले गए हैं। उसे यह भी पता था कि कब उठते हैं, कब जागते हैं, कब सोते हैं, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं। उसके पास पूरी जासूसी थी और एक दिन उसके पास पूरी पुख्ता न्यूज़ थी। एक रात को पृथ्वीराज चौहान तथा उनके सैनिकों ने जश्न मनाया। 2:30-3 बजे तक ये सोए। वह सुबह सुबह अचानक 5 बजे हमला करता। इन्होंने सबको सोते हुए काट दिया था। कोई उठ पाया, कोई नहीं उठ पाया, कोई घोड़े पे बैठ पाया, कोई नहीं बैठ पाया। तराइन का दूसरा युद्ध नहीं था, विश्वासघात था। दूसरे युद्ध के अंदर गौरी जीत जाता है। अब यहाँ पर सबसे कमाल की बात, जयचंद और गौरी के बीच में किसी भी प्रकार की मिलीभगत नहीं थी। ऐसा कोई प्रूफ किसी के पास भी नहीं है, क्योंकि गौरी ने तराइन के युद्ध के ठीक बाद जयचंद को युद्ध में मारा है। यदि गौरी और जयचंद के बीच में किसी भी प्रकार का अलायंस होता तो क्या गौरी जयचंद के खिलाफ हमला करता, जबकि जयचंद गौरी के खिलाफ युद्ध में लड़ता हुआ मारा गया है। पृथ्वीराज चौहान के कवि चंद्रबरदाई अपनी पुस्तक के अंदर यह लिखता है कि भाई मैं पृथ्वीराज चौहान के दरबार में था और पृथ्वीराज चौहान को यहाँ से पकड़ा और पकड़ के ले गए गजनी, और गजनी में ले जाकर पृथ्वीराज चौहान की दोनों आंखें निकाल दी और आंखें निकाल के अंधा करके उनको जेल में पटक दिया। मुझे मेरे दोस्त की याद आई। मैं मेरे दोस्त के पीछे पीछे चला गया गजनी और मैंने गौरी को कहा यार मैं मेरे दोस्त से मिलना चाहता हूँ, और गौरी ने मुझे जेल भेजा उससे मिलने के लिए। और जेल जाकर मैंने देखा यार पृथ्वीराज की दोनों आंखें निकाल दी गई और पृथ्वीराज तो जेल के अंदर पड़े हुए हैं। मैं गौरी के पास गया। मैंने गौरी को कहा यार तू हमारे पास आया था, तब देख तूने माफी मांगी थी तो हमने तुझे छोड़ दिया था। तू भले ही मत छोड़े, माफी नहीं मांग रहा है तो, पर आंखें कैसे निकाल सकता है? गौरी हंसा और गौरी ने हंस के कहा कि भारत की संस्कृति यह कहती है कि दुश्मन माफी मांग ले तो उसको छोड़ दिया जाना चाहिए, लेकिन हमारी संस्कृति यह कहती है कि दुश्मन को पकड़ते ही उसकी आंखें निकाल देनी चाहिए। और अभी तो आंखें निकाली है, थोड़े दिनों में तो हम इसको मारने वाले हैं। चंद्रबरदाई कहते हैं कि मैंने गौरी को कहा कि गौरी भले ही तुमने हमारे राजा की आंखें निकाल ली हो, पर यार हमारा राजा है, इसके पास में एक अद्वितीय योग्यता है। गौरी ने कहा ऐसी क्या है? हमारा राजा बिना आंखों के तीर चला सकता है, बिना आंखों के निशाना लगा सकता है। गौरी ने कहा मैं ही मिला था सुबह से मजाक करने के लिए, जिस आदमी को दिख ही नहीं रहा वो कैसे तीर चला सकता है? कहा शब्द भेदी बाण चलाना जानता है वो, आवाज के ऊपर हमारे राजा तीर चला सकते, जहां पे आवाज आएगी एग्जैक्टली वहां पर निशाना लगा देंगे। गौरी ने कहा ऐसे थोड़ी कोई होता है। चंद्रबरदाई ने वापस कहा कि इसका मतलब तो भारत की संस्कृति को जानता ही नहीं। तो गौरी ने कहा यदि ऐसा होता है तो सुल्तान कारनामा देखना पसंद करेंगे, कल दिखाया जाए सुल्तान को। अगले दिन सुल्तान का मंच बनाया जाए, एक बहुत बड़ा सा मंच बना के पृथ्वीराज चौहान को एक पोडियम पे खड़ा किया गया। सामने एक घंटी बंदी थी
कि घंटी पे जैसे टन की आ जाएगी, पृथ्वीराज को घंटी पे तीर चलाना है। पृथ्वीराज ने कहा हाथ चला दूंगा, तुम तो टन करो। और चंद्रबरदाई ने कहा कि मैं वही खड़ा था। और मैंने पृथ्वीराज को कहा कि पृथ्वीराज घंटी पे तीर नहीं चलाना है। तो पृथ्वीराज ने कहा कहाँ चलाना है? गौरी आपकी बगल में ही बैठा है, इसे यहीं सल्टा दीजिए आज। तब पृथ्वीराज ने कहा मुझे नहीं पता वो कितनी दूर बैठा है, यदि दूरी पता हो तो मैं उस हिसाब से तीर चला दूं। चंद्रबरदाई ने कहा कि मैंने वहां खड़े खड़े एक दोहा बोला, और आप सभी लोगों को दोहा याद है, 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है मत चूके चौहान। इतनी दूरी पर सुल्तान बैठा है, मत चूके चौहान। और जैसे ही चौहान ने तीर चलाया, तीर गौरी के आर पार निकल गया और गौरी वहीं पर मर गया। गौरी को मारने के बाद पृथ्वीराज चंद्रबरदाई को मार देते हैं और चंद्रबरदाई पृथ्वीराज को मार देते हैं। लेकिन यह कहानी सुनाई किसने? ये कहानियां सुनाता कौन है? यह कहानी चंद्रबरदाई का बेटा पूरा करता है, जिसका नाम था जरहन। और उस बेटे ने कहानी पूरी की। लेकिन चंद्रबरदाई की यह जो किताब है पृथ्वीराज रासो, इसको अभी तक हिस्ट्री वाले हिस्टोरियंस हिस्ट्री नहीं मानते। यहाँ पर भी एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी, क्योंकि यदि चंद्रबरदाई की इन बातों को सत्य माना जाए तो हिस्ट्री कॉन्ट्रोडिक्टरी हो जाती है। क्योंकि हिस्ट्री में हम आगे पढ़ते हैं कि 1206 में मोहम्मद गौरी ने भारत पर दोबारा आक्रमण किया था। और जब उसने दोबारा आक्रमण किया तो हरियाणा साइड में कोई खोकर सैनिक था। उस खोकर सैनिक ने गौरी को छुरा मारा और गौरी को मार गिराया। तो यदि आप पृथ्वीराज के शब्दवेदी बाण से गौरी को मरता हुआ दिखाएंगे तो 1206 में उस हमले को प्रूव कैसे कर पाएंगे? और तराइन का दूसरा युद्ध हुआ था 1192 में। इस घटना के 500 साल बाद 1676 ईस्वी में मेवाड़ में एक महाराणा हुए राज सिंह, और वो राज सम्मत झील बना रहे थे। जब वह राज सम्मत झील बना रहे थे तब उसके पास में उन्होंने इतिहास लिखवाया, मेवाड़ का इतिहास लिखवाया, जो हम आगे पढ़ेंगे राज प्रशस्ति में। जब राज प्रशस्ति लिखवाई जा रही थी तब महाराणा राज सिंह ने अपने कई दूत राजस्थान में अलग अलग जगह भेजे और अलग अलग उन दूतों को कहा कि जाओ राजस्थान की हिस्ट्री लेके आओ, ताकि मेवाड़ की हिस्ट्री का पता चल सके कि मेवाड़ में जो बुक है वो तो मेवाड़ वाला वर्जन है, बाकियों ने अपने बारे में क्या क्या लिखवा रखा है, ताकि हम सही हिस्ट्री यहाँ पर लिखवा सके। महाराणा राज सिंह जी का एक दूत जब अजमेर में गया तो उसको एक बंदा मिला और उस बंदे ने कहा कि मैं चंद्रबरदाई का वंशज हूँ। कौन चंद्रबरदाई? कहा वो जो 500 साल पहले पृथ्वीराज चौहान के दरबार में रहते थे। अच्छा, और उन्होंने एक किताब लिखी पृथ्वीराज रासो, जो मेरे पास पढ़ी है, और उसने वो पृथ्वीराज रासो ला के दी। ये तमाम कहानियां पृथ्वीराज रासो की 1700 में पता चली। 500 साल बाद, घटना के घटित होने के 500 साल बाद अभी तक यह नहीं पता है कि उस चंद्रबरदाई ने यह किताब लिखी थी कि नहीं लिखी थी। उनकी जो भाषा है वह 1200 ईस्वी के आसपास की कतई भाषा नहीं, भाषा बहुत बात की है। तो फिर सच्ची बात क्या है? इसके बाद में बीच में एक न्यूट्रल इतिहासकार हुए ओजाजिन दशरथ शर्मा। यह बाद में कहते हैं कि यहाँ से पकड़ के पृथ्वीराज चौहान को गजनी लेके गए। गजनी ले जाके उनकी आंखें निकाल के जेल के अंदर बंद कर दिया गया और वहीं पर उनको मार दिया गया। और मुस्लिम राजाओं में अक्सर यह कॉमन सी बात हुआ करती थी, दुश्मन को पकड़ लेते थे और पकड़ के मार दिया करते थे। बस सिंपल सी इतनी सी बात हुई थी। ये कुछ कहानियां ऐसी हैं जो समय के साथ धीरे धीरे प्रचलित हो जाती हैं। फिर सबसे बड़ी बात, हिस्ट्री कहती है कि कोई भी घटना जब तक आप उसके पक्ष में प्रूफ नहीं दोगे तब तक उस बात को सत्य नहीं माना जाएगा। चंद्रबरदाई वाली किताब के पक्ष में अभी तक अपने पास कोई भी प्रूफ नहीं है, हो सकता है भविष्य में वह आ जाए। तो दोस्तों, कंक्लूजन यही है, हिस्ट्री इज ब्रूटल। कहीं पर अतिशयोक्ति कर दी जाती है, कहीं पर जैसे जैसे समय बीतता जाता है नया कुछ एड ऑन हो जाता है। लेकिन इन सभी के बीच में हमने सम्राट पृथ्वीराज चौहान को काफी गलत समझ लिया था। मात्र 26 वर्ष की आयु में वो दिल्ली के सम्राट, तो कुछ तो बात रही होगी उस युवा नौजवान में, उस युवा योद्धा में। तो दोस्तों, यही थी कहानी भारत के आखिरी हिंदू राजा की। तब तक के लिए हर हर महादेव।